नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जो कहूंगा सच कहूंगा और डंके की चोट पर कहूंगा। रिम्स रिम्स यानी राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस। रिम्स झारखंड के लिए एक वरदान है, पर कुछ लोग हैं जो इस जगह को बदनाम करना चाहते हैं। आखिर कौन लोग हैं वो और कैसे बदनाम करना चाहते हैं? कुछ लोग हैं जो इस मंदिर को शापित बनाना चाहते हैं, निवाले पर डाका डालना चाहते हैं। वो लोग, निवाले में खेला हो गया है गुरु, और आज वही निवाले का खेला हम आपको दिखाएंगे और दिखाएंगे डंके की चोट पर। तो रिम्स सिर्फ एक अस्पताल नहीं है, बल्कि एक भावना है झारखंड के लिए, विश्वास की भावना। पूरे राज्य के बड़े बड़े महंगे महंगे आलीशान अस्पताल जब किसी को जिंदगी देने से हार मान लेते हैं, तब रिम्स के सरकारी डॉक्टर कहते हैं हम हैं ना, चिंता मत कीजिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। लोगों का रिम्स पर यह भरोसा बना रहना बेहद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग हैं जो ये भरोसा तोड़ना चाहते हैं। उनमें से एक है मिस्टर इंडिया। मिस्टर इंडिया कौन है आप समझ जाएंगे जब आप हमारे साथ बने रहेंगे। तो वो मिस्टर इंडिया जो पूरे कोरोना काल में अपने बंगले में थे, वो मिस्टर इंडिया जिन पर रिम्स का सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा है, पर वो रिम्स के सबसे रिलैक्स आदमी है। खैर, अब बात निकली है तो बहुत दूर तक जाएगी, और नहीं भी जाएगी तो हम लेकर के जाएंगे। सबसे पहले आप रिम्स में खेला का, निवाले पर डाका का ये रिपोर्ट देखिए। रिम्स के कैंटीन के टेंडर में बड़ा घोटाला, नियम कानून को ताक पर रखकर दिया गया टेंडर। जी हां, रिम्स यानी राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी आस और झारखंड के लोगों की सबसे बड़ी राहत। पर अगर हम कहें कि रिम्स में निवाला का घोटाला हुआ है तो आप क्या कहेंगे? तो अब समझिए कि खेला हुआ कैसे। रिम्स में कैंटीन का जिम्मा प्राइवेट कंपनी संभालती है। यह जिम्मा टेंडर के माध्यम से दिया जाता है। पर अब सोचिए, जिस कंपनी को पूर्व निदेशक ने ब्लैकलिस्ट किया, क्या वो कंपनी फिर से टेंडर में हिस्सा ले सकती है? लेकिन ऐसा हुआ है रांची के रिम्स में कैंटीन के टेंडर में। घोष एंड राय कंपनी और जाना एंटरप्राइजेस को कैंटीन का टेंडर मिला है, पर ये दोनों कंपनियां पूर्व रिम्स निदेशक डीके सिंह द्वारा ब्लैकलिस्ट की गई। अब बताइए माननीय मिस्टर इंडिया, माफ कीजिए माननीय रिम्स निदेशक साहब, क्या आप बता सकते हैं कि ये कैसे हुआ? क्या आप बता सकते हैं कि ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को टेंडर कैसे मिला? ब्लैकलिस्टेड कंपनी ने टेंडर में हिस्सा लिया कैसे? खेल सिर्फ इतना ही नहीं है, खेल आगे भी है। जो खबर हमें है वो ये है कि बिना एग्रीमेंट और सिक्योरिटी के ही दे दिया गया है टेंडर। रिम्स निदेशक, उपाधीक्षक और डॉक्टर संजय की मिलीभगत से हुआ है खेल। आखिर कैसे रातों रात जना एंटरप्राइजेस को काम का हैंडओवर दिया गया? जब इस टेंडर को जीईएम से होना था तो फिर ई टेंडर कैसे हुआ? जब किसी कंपनी को टेंडर मिलता है तो काम हैंडओवर करने में 15 दिन लगते हैं, पर इस केस में नियम कानून को ताक पर रखकर रातों रात काम हैंडओवर दिया गया। टेंडर के खिलाफ होम एंटरप्राइजेस और लाइफलाइन सर्विसेज जा चुकी हैं हाई कोर्ट। क्या इन सवालों के जवाब कोई दे सकता है? हमें तो नहीं लगता। जिससे भी ये सवाल पूछा जा रहा है वो बस जांच का रटा रटाया जवाब देकर पल्ला झाड़ ले रहा है। पर क्या सच में इस मामले का सच सामने नहीं आना चाहिए? ये आप तय कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 11 भारत। तो भाई समझिए इस बात को, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमने आपको अभी नहीं बताई हैं। आप सोचिए इसमें खेल कैसे हुआ है। समरी लाल साहब हमारे साथ विधायक हैं कांके से, और साथ ही रिम्स शासी परिषद के सदस्य भी हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जेएमएम के प्रवक्ता हैं जो मौजूद हैं, और हमारे साथ जल्द सत्यव्रत किरण हमारे संवाददाता भी जुड़ जाएंगे।
अब आप समझिए कि खेल कैसा हुआ। समरी जी इस पर ध्यान दीजिएगा कि रिम्स कैंटीन का जो टेंडर है, टेंडर की जो बिडिंग की डेट है वो थी 5 तारीख को, ठीक है, लेकिन इस बिड को क्वालिफाई करने वाले लोगों की जो लिस्ट है वो 2 तारीख को ही अपलोड हो जाती है। 5 जुलाई को ये बिड खुली और 2 जुलाई को अपलोड हो गई वेबसाइट पर कि भाई ये लोग क्वालिफाइड हैं। आप सोचिए कि ऐसा कच्चा खेल कौन खेलेगा। 5 तारीख को टेंडर खुलता है कि भाई अब आप टेंडर डाल सकते हैं और 2 तारीख को लोग क्वालिफाई भी हो गए। मतलब पहले क्वालिफाई हो जा रहे हैं और टेंडर उसके बाद खुल रहा है। बताइए इससे बड़ा मजाक और क्या होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, जो एमएसएमई मंत्रालय है, एनएसआईसी जिसको कहते हैं, उसने कई रियायतें दी हैं कि भाई नई कंपनियों को मौका दीजिए। इसके लिए आप नई कंपनियों को या जो एंटरप्रेन्योर होते हैं, स्टार्टअप्स होते हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, बहुत सारे मौके देने के लिए कुछ रियायतें दी हैं। पर साहब मजाल है कि उन रियायतों को मान ले, सवाल ही नहीं उठता। तमाम इन्होंने अपने नियम कायदे कर दिए। एक पोर्टल है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का जिसका नाम है GEM जेम। अब भाई टेंडर जो है इस GEM के थ्रू होना था, लेकिन टेंडर के लिए ई टेंडर निकाल दिया गया। 15 दिन हैंडओवर का टाइम होता है। 15 दिन। अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को हैंडओवर करेगी तो 15 दिन, लेकिन रिम्स प्रबंधन को इतनी जल्दी थी, रातों रात हैंडओवर मिल गया। रातों रात हैंडओवर मिल गया। आप सोचिए कि कितना बड़ा खेल है। सबसे पहले मैं स्वागत करूंगा रिम्स शासी परिषद के सदस्य समरी लाल जी का, विधायक समरी लाल जी का स्वागत करूंगा। तनुज खत्री आपका भी। समरी जी देखिए खेल बहुत बड़ा है। मैं जितना जानता हूं समरी लाल साहब को, तो समरी लाल साहब बहुत सीधे साधे आदमी है, बहुत स्वच्छ छवि के आदमी है। इन सब चीजों से आप जब आप सुनते होंगे तो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती होगी कि बताइए रिम्स जो है इतने लोगों की उम्मीद है और यहां ऐसा खेला बेड़ा चल रहा है। समरी जी। देखिए आज जब हम सुबह आपके न्यूज़ चैनल न्यूज़ 11 में जो देख रहे थे और जो समाचार आया, कैंटीन है, किचन है यहाँ, किचन में जो पहले से जो कर रहे थे, बाद में फिर इसका जो प्रक्रिया होती है, सरकार का जो नियम है कि भाई हर साल टेंडर होना है, और जब टेंडर होना है और जिस तरह से आप लोगों ने बताया है इस बात को, जो हम देख रहे हैं आपके चैनल के माध्यम से, तो निश्चित तौर पर जिस तरह का तथ्य सामने आ रहे हैं, तो मैं तो मंत्री से भी, विशेषकर मुख्यमंत्री से भी आग्रह करूंगा कि ये जो प्रक्रिया है इसकी उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। जरूरत पड़े तो विधानसभा की समिति गठित करके, इतना ही नहीं, केवल ये भोजन का ही नहीं, अभी हाल में जो बहुत से बेड खरीदाए हैं वहाँ, जबकि ये जो हमारे पहले के जो बेड हैं, मजबूत बेड है, इनको अगर रंग रोगन करके चलाया जाता तो अच्छा था। क्यों सरकार का पैसा खर्च किया गया? तो इस तरह के उसमें भी क्या टेंडर हुआ। हम चाहेंगे कि जितनी भी मशीनें खरीदाई है, जितने भी दवाएं आए हैं कोविड काल में, जितने भी उससे संबंधित जो परचेज किया गया है, इस सब को गहनता से इसकी जांच होनी चाहिए। समरीलाल जी अगर रिम्स की बात करें तो आपके लिए तो देखिए रिम्स से आपका भावनात्मक लगाव रहता है। भावनात्मक लगाव इसलिए कि भाई आप उस परिवार से आते हैं जिसने अपना जीवन रिम्स के ऊपर दिया है, पूरा जीवन उनका रिम्स को ही समर्पित रहा है। आपने बचपन से देखा है कि भाई रिम्स कितनी उम्मीद है। हम जैसे मध्यम वर्गीय लोग या निम्न मध्यम वर्गीय लोगों के लिए रिम्स किसी वरदान से कम नहीं है। मुझे याद है कि रिम्स किचन में 90 रुपए में खाना मिलता था, जिसे बढ़ा करके जिसका दाम 150 रुपए किया गया। चलिए किया, कोई बात नहीं, ठीक है, ये सरकार का क्षेत्राधिकार है, किया गया। लेकिन भाई साहब 150 रुपए करने के बावजूद रिम्स किचन की थाली में छिपकली निकल जाती है। खाने के जो गुणवत्ता है उसमें कभी हमने सुधार नहीं देखा। वो जो 90 रुपए वाली गुणवत्ता थी वही 150 रुपए वाली गुणवत्ता भी नजर आती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मुझे याद नहीं आता कि हमारे रिम्स के निदेशक साहब आखिरी बार कब गए थे रिम्स का औचक निरीक्षण करने के लिए कि भाई यहां मरीजों को खाना किस कदर मिलता है, क्या खाना मिलता है, किस कदर से किचन में व्यवस्था की गई नहीं की गई है। क्योंकि हमने रिम्स में वो भी देखा है कि जमीन पर खाना परोस दिया जाता था मरीज को। समरी जी आप गवाह हैं, हमने वो दिन भी देखा है जब झारखंड को शर्मसार करने की कोशिश हुई थी, ऐसी तस्वीरों को सब तरफ वायरल कर करके,
और आज हम देख रहे हैं जब रिम्स में इस तरीके का एक घोटाले की बात सामने आ रही है, और सबसे बड़ी बात है कि अब हम जहां भी ये फरियाद कर रहे हैं कि भाई यहां पर गड़बड़ी हुई है, तो कहा जाता है कि जांच हो रही है, जांच हो रही है, जांच हो रही है। अरे कैसी जांच होती है हुजूर? ये कैसी जांच है जो कभी निर्णय पर पहुंचती ही नहीं? समरी जी। नहीं, देखिए, अब तो हम कह रहे हैं कि पिछले बार हमने और सांसद जी ने मंत्री जी को एक चिट्ठी लिखा है। सांसद जी हम लोग दोनों मिलकर ज्वाइंट चिट्ठी भेजा है कि इन सब गड़बड़ियों के अलावा रिम्स को और कैसे सुधार किया जाए, इसके लिए जितनी जल्दी हो आप शासी परिषद की बैठक बुलाएं। लेकिन यहाँ के रिम्स प्रशासन नहीं चाह रहा या स्वास्थ्य विभाग नहीं चाह रहा, आखिर क्यों इस तरह के ये है? तो इसी बीच में ही ये गड़बड़ झोला है सर। ऊपर के अधिकारियों को निश्चित तौर पर इस पर ध्यान देना चाहिए कि रिम्स जो है एक आस्था का केंद्र है लोगों के बीच में। हमने विधानसभा में इस बात को रखा था। आप देखेंगे 16 मार्च 2021 को जब मैं स्वास्थ्य सेवा की चर्चा चल रही थी तो रिम्स के बारे में मुझे बोलने का अवसर पार्टी की ओर से मिला था जी। जो टाइम फ्रेम हमने वो सारी चीज को रखा है, और हमने सरकार से अभी मुख्यमंत्री जी से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी वर्चुअल मीटिंग हो रही थी विधायकों की। उस क्रम में भी मैंने इन बिंदुओं को उठाया है। न जाने लोग क्यों इस पर गंभीरता से नहीं विचार करते हैं। इसलिए मैं कुल मिलाकर यही कहा कि इन सारी चीजों को देखकर सरकार से हमारी मांग है कि आप विधानसभा की समिति के द्वारा इसकी जांच कराएं। क्या दिक्कत है इसमें? दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और रिम्स की जो एक जब आरएमसीएच जब था तो उस समय जो एक छवि थी, इधर कुछ दिनों से जो हमें बार बार इस बात का वहां के कर्मचारियों से, वहां के चिकित्सकों से या वहां के मरीज के परिजनों से, जो बार बार जब मैं रिम्स में गया था, कल भी गया था, मैं परसों में, लगातार मैं सप्ताह में 4 बार 3 बार निश्चित तौर पर क्षेत्र की जो हमारे मरीज आते हैं उस बहाने भी, और साथ साथ उस क्षेत्र उसमें क्या किया जा सकता है वो देखने के क्रम में मैं जब वहां जाता हूँ तो निश्चित तौर पर एक बात को मिलती है कि कम से कम हमेशा वहां के जो प्रबंधन है, प्रबंधन को निश्चित तौर पर हर चीज पर गौर करना चाहिए। जाकर किचन में देखना चाहिए कैसा खाना हो रहा है। ब्लड बैंक में आपने सुना होगा कि लोग 9-9 हजार रुपया लेके लोग, दलाल लोग, बेचारे मरीज लोग ठग लिया और खून के बहाने नाटक हुआ। पिछले बार आपने ये भी सुना होगा कि कई, मैंने इस तरह की कई ऐसी चीजें हैं। अच्छा समरी जी, मरीज बेचारा लाइन में खड़ा है, कहाँ जांच कराने जाए, कहाँ नहीं जांच कराने। समरी जी आप बने रहे, देखिए हमारे साथ। समरी जी आप हमारे साथ बने रहे। डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रिम्स से ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर संजय, बहुत स्वागत है आपका। संजय साहब देखिए, आरोप बहुत बड़ा है। आरोप ये है कि भाई टेंडर को लेकर के घोटाला हुआ है। आरोप यह है कि जिस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया गया था पूर्व निदेशक के द्वारा, उस कंपनी को आप लोगों ने मौका दे दिया। आरोप यह है कि 5 जुलाई को टेंडर खुलता है और उससे पहले 2 जुलाई को अपलोड वो लिस्ट हो जाती है कि टेंडर को क्वालिफाई किस किस ने किया। एमएसएमई मंत्रालय की तरफ से जिन रियायतों की बात की गई है वो रियायतें नहीं दी गई। डॉक्टर संजय क्या कहना चाहेंगे? में इस टेंडर का प्रकाशन हुआ था सितंबर 2020 में। ठीक है। इस टेंडर के बारे में मैं 5 मिनट समय लेके, अगर 5 मिनट समय हो तो मैं विस्तृत में बता सकता हूँ। मैं भरपूर आपको समय दे रहा हूँ सर, बोलिए। ठीक है, आप सुनिए सर। ऐसी बात है कि रिम्स का गठन 2002 में हुआ था। ठीक है। परंतु 2002 से लेके वर्ष 2017 तक रिम्स में जो कैंटीन है जिससे भर्ती मरीजों को खाना दिया जाता है, वह कैंटीन रिम्स के कर्मचारियों और पदाधिकारियों के द्वारा ही चलाया जाता था। यहीं के कर्मचारी काम करते थे और मरीजों को खाना पहुंचाते थे। ठीक है। परंतु 2017 में कुछ ऐसी घटना घटी थी जिसके बाद ऐसा निर्णय लिया गया कि यह डाइटरी सर्विस जो रिम्स का है उसको आउटसोर्स एजेंसी को दिया जाए। ऐसा उम्मीद किया गया था कि आउटसोर्सिंग एजेंसी ज्यादा बेहतर काम करेंगे रिम्स के कर्मचारियों से। ठीक है। इसलिए आउटसोर्सिंग करने का निर्णय लिया गया। तब ये निविदा का प्रकाशन किया गया था। निविदा का प्रकाशन होने के बाद
करीब 4 या 5 निविदादाता आए थे, जिसमें से एक एजेंसी का चयन हुआ था जिसका नाम था प्राइम सर्विसेज जी। यह प्राइम सर्विसेज दिल्ली की कंपनी है। उनको कॉन्ट्रैक्ट मिला था। उसके पहले रिम्स के शासी परिषद में ऐसा निर्णय था कि जो पर पेशेंट भोजन जो दिया जाएगा उसका दर निर्धारित है, अधिकतम सीमा की हुई थी, वो 100 रुपये था। ठीक है। तो 100 रुपये के अंदर ही उस बिडर को कोट करना था। तो उसने करीब 93 रुपया अपना रेट दिया था और उसके अनुसार से उसका लोएस्ट प्राइस हुआ था, तो उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया था। ठीक है। उनका काम शुरू हुआ है 7 जून 2017 से। ठीक है। 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट था, 2 साल का पीरियड था उनके लिए। तो 6 जून 2019 को उनका कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो गया, खत्म हो गया। ठीक है। इसी बीच में 2018 में एक फिर से, चूंकि हम यहाँ रिम्स को पता था कि इसका टेन्योर 2019 में खत्म होने वाला है, तो उसके पहले ही, खत्म होने के पहले ही नई एजेंसी का फिर से चयन करना पड़ेगा। तो 2018 में ही एक नई निविदा का प्रकाशन किया गया था इसी काम के लिए कि जब तक इनका खत्म होगा तब तक एक नया एजेंसी का चयन हो चुका रहेगा। 2018 में जो निविदा का प्रकाशन किया गया था उसमें काफी बिडर उसमें भी आए थे। उसमें से कुछ लिटिगेशंस इतने ज्यादा हो गए और वो लिटिगेशंस हुए थे एक लाइफलाइन सर्विस नाम का एक कंपनी है जिनके द्वारा किया गया। ठीक है। ऐसी जानकारी प्राप्त हुई है कि लाइफलाइन सर्विस और प्राइम सर्विस ये दोनों हस्बैंड वाइफ का कंपनी है। ठीक है। उस 2018 के टेंडर में प्राइम सर्विस ने पार्टिसिपेट नहीं किया था, लाइफलाइन सर्विस ने पार्टिसिपेट किया था। क्योंकि प्राइम सर्विस ऑलरेडी यहाँ पे काम कर रहे थे और लाइफलाइन सर्विस जो पत्नी के नाम से है उन्होंने बिड में, निविदा में पार्टिसिपेट किया। लेकिन इतने लिटिगेशन उसमें कॉरेस्पॉन्डेंस चारों तरफ से किया गया कि अंत में वो टेंडर कैंसिल करना पड़ा। टेंडर कैंसिल हो गया। उसके बाद फिर ये 2019 में टेंडर कैंसिल हुआ। फिर 2020 में फिर दोबारा पब्लिश हुआ, ये नई निविदा का प्रकाशन किया गया, जिसमें से ये 16 सितंबर 2020 को नई निविदा का प्रकाशन किया गया। ठीक है। यह ऑनलाइन टेंडर था, ई टेंडर, जो झारखंड ई टेंडर के माध्यम से होता है। इसकी सूचना सभी अखबारों में, नेशनल और लोकल सभी जगह दिया गया, ऑनलाइन रहता है, कोई भी इसको देख सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। इसमें टेंडर पब्लिश करने के बाद सबसे पहले सैंपल टेंडर पेपर होता है, उसको कोई भी देखने के बाद उसमें किसी को अप्लाई करना नहीं होता है, ऑनलाइन या ऑफलाइन। उसमें केवल एक डेट लिखा हुआ रहता है, कितने तारीख का एक बैठक निर्धारित है जिसको प्री बिड मीटिंग कहते हैं। उस प्री बिड मीटिंग में आके आप जो भी एजेंसी है अपना कुछ सुझाव या कुछ आपत्ति देना चाहते हैं वो सैंपल टेंडर पेपर के बारे में, तो वो अपना आके सुझाव दे सकते हैं। वो सुझाव देने के बाद एक कमेटी जो बनती है और दोबारा फिर सारे विचार, जो सुझाव हैं, आपत्ति है और जो सैंपल टेंडर में है, सभी को मिला के एक पूर्ण रूपेण एक टेंडर पेपर तैयार किया जाता है, जिसको अपलोड किया जाता, ऑनलाइन अपलोड किया जाता है। और उसमें करीब 20-21 दिन का समय दिया जाता है सभी बिडर को पार्टिसिपेट करने के लिए, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद वो उसका ऑनलाइन तो सबमिट हो जाता है और साथ में ऐसा प्रावधान है कि उसका हार्ड जो प्रिंट आउट निकलेगा, हार्ड कॉपी, और साथ में उसका ईएमडी भी रहता है, टेंडर कॉस्ट होता है, वो उनको बाय पोस्ट भेजना रहता है। तो ये भी प्रक्रिया, उसी प्रक्रिया के तहत में सब कुछ किया गया। सब कुछ ये सितंबर 2020 से चल रहा है। अक्टूबर में टेंडर हुआ था, नवंबर में इसका लास्ट डेट था भरने का। टेंडर आया, फिर परचेज कमेटी की बैठक हुई, जो यहाँ का रिम्स की परचेज कमेटी जो बैठक होती है उसमें केवल रिम्स के ही लोग रहते हैं, ऐसी बात नहीं है। रिम्स के 3-4 कम लोग रहते हैं, बाहर के ज्यादा रहते हैं। तो उसमें सरकार, झारखंड सरकार के जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया, उद्योग विभाग हो गया, निगरानी विभाग हो गया और वित्त विभाग हो गया, ये चारों विभाग के प्रतिनिधि रहते हैं। मतलब प्रधान सचिव या अपर मुख्य सचिव के प्रतिनिधि के रूप में जिनके नामित प्रतिनिधि हैं वो बैठक में शामिल हुआ करते हैं। इसके अलावे
एक डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन है वो भी रहते हैं, ठीक है। और रिम्स के कुछ पदाधिकारी रहते हैं। ठीक है। तो इतने लोगों की कमेटी के द्वारा कोई भी निर्णय होता है तभी ये काम आगे बढ़ पाता है। सर आप सुनिए, मेरी बात सुन लीजिए, मैं ज्यादा समय अब नहीं लूंगा। अब ये है कि ये निविदा का प्रकाशन के बाद में कई स्तर पर इसका असेसमेंट किया गया, और जो तकनीकी रूप से असेसमेंट किया गया था उसको एक एक्सटर्नल इंडिपेंडेंट मेंबर के पास भी थर्ड ओपिनियन के लिए भेजा जाता है। ठीक है। इस वाले निविदा में भी इंडिपेंडेंट ओपिनियन के लिए एम्स नई दिल्ली भेजा गया। जितना भी असेसमेंट किया गया वो सारा असेसमेंट का कॉपी उनको भेजा गया। ठीक है। वहाँ पे फिर एक अलग टीम बनती है, वो टीम हमारे रिम्स के असेसमेंट को वो लोग फिर रिव्यू करते हैं कि यहाँ का असेसमेंट सही है या गलत है। वहाँ के द्वारा असेसमेंट करने के बाद करीब 4-5 दिन उन लोगों ने समय लिया। उसके बाद उन लोग अपना ओपिनियन मंतव्य दिए कि वो लोग बिल्कुल सहमत हुए, और उन्होंने प्रशंसा किया कि बहुत अच्छा असेसमेंट किया गया है, इवैल्यूएशन किया गया है। उसके बाद फिर क्रय समिति की बैठक हुई और ये मामला दोबारा सबके रखा गया, और उसको ऑनलाइन जो मंतव्य प्राप्त हुआ था उसको ऑनलाइन अपलोड किया गया। 4-5 दिन का समय मिला, किन्हीं को आपत्ति करना हो तो आपत्ति कर सकते थे। इस बीच में जितने भी बिडर थे, जो पार्टिसिपेंट थे, उसमें से किन्हीं की आपत्ति नहीं आई। केवल एक नजर नाम का कोई ऑर्गेनाइजेशन है, आगे ज्यादा डिटेल नहीं लिखा हुआ था, बट उनके नाम से कुछ ईमेल आया था जिसको हम लोग सबके कमेटी के द्वारा देखा गया, और उनके द्वारा यही कहा गया कि जेम से करना चाहिए, इस टेंडर को कैंसिल कर देना चाहिए। तो क्रय समिति का निर्णय ये है कि चूंकि रिम्स के द्वारा पहले 100 रुपए का दर निर्धारित था, और अक्टूबर 2020 में यहाँ का जो शासी परिषद, शासी निकाय की जो बैठक हुई उसमें निर्णय लिया गया है कि भर्ती मरीजों को प्रतिदिन खाना का दर जो है वो 100 रुपया से बढ़ा के 150 रुपया किया गया है। ठीक है। ताकि पहले जैसे 3 बार खाना मिलता था, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना। ठीक है। चाय, सुबह का चाय या शाम का स्नैक्स का व्यवस्था नहीं था जी। लेकिन चूंकि दर बढ़ा दिया गया था शासी परिषद के द्वारा पहले ही, उसमें भी लोगों की या जनता की मांग थी कि उसके आधार पे जनता की भावना को देखते हुए दर को बढ़ाया गया था। और चूंकि 150 रुपया किया गया, फिर भी पुराना एजेंसी चूंकि काम कर रहा था, एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन उनको मिलते जा रहा था, क्योंकि नई एजेंसी का चयन नहीं हो पा रहा था, और 2 साल से वो एक्सटेंशन पे काम कर रहे थे। इस बीच में कई जगह से, कई स्तर पर कई शिकायतें हुई है कि रिम्स में जानबूझ के टेंडर फाइनल नहीं करते हैं, या वो प्राइम सर्विस को फेवर करने के लिए, जबकि बात ऐसी नहीं है। यह टेंडर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई है और बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड है। कुछ सवाल हैं, अगर आप इजाजत दे तो मैं आपसे सर, वो चंद सवाल हैं जो मैं जो उठाए गए हैं उन सवालों के आप जवाब दे दें सर। पहला सवाल ये है कि जब GEM पोर्टल के थ्रू आप लोगों को टेंडर करवाना था तो आपने ई टेंडर क्यों निकाला? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि जो MSME मंत्रालय की तरफ से जो रियायतें हैं उन रियायतों को यहां पर क्यों नहीं आप लोगों ने दिया? दूसरा सवाल। तीसरा सवाल यह है कि सर 5 जुलाई और 2 जुलाई का यह खेल है कि 5 जुलाई को टेंडर 4 बजे शाम में ओपन होता है, बिड ओपन होती है, और 2 जुलाई को क्वालिफाइड टेंडरिस्ट की लिस्ट भी अपलोड हो जाती है पहले ही। तो ये खेल क्या है? ये मिस्टेक बाय मिस्टेक हुआ है, इसके पीछे क्या खेल है? तो ये 3 सवालों के अगर आप जवाब दे सके सर। एक-एक करके सवाल पूछने से एक-एक करके जवाब देने से अच्छा होता, लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया है। पहला सवाल आपने पूछा जेम के बारे में। तो जेम एक है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है, ये एक नई व्यवस्था लागू की गई है सरकार के द्वारा। यह IT बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर और डिजिटलाइजेशन के बेसिस पे किया गया है। जो मार्केट में जिस तरह से पहले दुकान में मिलता था, आजकल ऑनलाइन शॉपिंग हो रहा है। तो उसी समझने के लिए, सिंपल भाषा में समझाने के लिए मैं बताता हूँ कि जब ऑनलाइन सामानें मिल जाती है तो क्या मार्केट की दुकानें सब बंद हो गई है, या लोग मार्केट में जाके सामान नहीं खरीद रहे हैं? ऑनलाइन भी मिल रहा है, लेकिन क्या मार्केट में लोग नहीं सामान खरीद रहे हैं? उसी तरह से जेम है। जेम एक तरह से ऑनलाइन परचेज करने वाला टाइप का चीज है। अभी उतनी मैच्योरिटी इसमें नहीं आई है, बहुत इसमें भी प्रॉब्लम है, बहुत फॉल्ट है। रिम्स में भी या किसी भी सरकारी संस्थान में जेम से भी प्रोसेस करके परचेज का काम किया जा रहा है, लेकिन साथ में जो पुराना सिस्टम, जो मैच्योर्ड सिस्टम इतने सालों भर का, साल का, वो सिस्टम बिल्कुल बंद नहीं हो गया है। और ये केवल रिम्स की बात
नहीं है, ये झारखंड सरकार का और भी विभाग का देख लीजिए, चाहे भारत सरकार का देख लीजिए, इवन यहाँ माननीय हाई कोर्ट का देख लीजिए या माननीय सुप्रीम कोर्ट का देख लीजिए, वहां पर भी उनके वेबसाइट पे होम पेज में जाके देखिए, आज भी आपको टेंडर मिलेगा। ठीक है। जब जेम से ही सब कुछ परचेज होता तो फिर इतना ई टेंडर का क्यों सब जगह चल रहा है? ठीक है। बिल्कुल सिंपल सवाल का जवाब है। इसलिए मेरा जवाब ये है कि यहाँ पे बहुत सारे परचेज जो है, जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ कुछ मशीन है जो जैसे कार्डियोलॉजी का कुछ मशीन खरीदाया गया जेम से, कुछ खरीदाया गया ई टेंडर से। उसमें भी तो सरकार के ही प्रतिनिधि होते हैं, वो क्रय समिति भी तो सरकार के प्रतिनिधि है, उसमें भी सरकार के, जब मैंने बताया कि मेंबर कौन कौन होते हैं, जब सरकार के प्रतिनिधि यहाँ शामिल है, रिम्स ऐसा नहीं कि अपने मन से सब कुछ कर रहा है। अब जो प्रतिनिधि अगर मान ली को फाइनेंस डिपार्टमेंट से नहीं सर, लेकिन सवाल ये उठता है, एक सवाल ये भी उठता है ना कि भाई जिसको आपके निदेशक ने, पूर्व निदेशक ने ब्लैकलिस्ट किया जिन 2 कंपनियों को, उन कंपनियों को बिड में टेंडर में हिस्सा लेने की इजाजत कैसे मिल गई? क्या उन्होंने कोई एनओसी ली? किस कंपनी को ब्लैकलिस्ट किया बताइए जरा। घोष एंड रॉय? बिल्कुल नहीं। पिछले बार जो टेंडर हुआ था जिसमें 4 क्वालिफाई हुए थे, उसमें भी घोष एंड रॉय क्वालिफाई हुआ था और जाना भी क्वालिफाई हुआ था। इस बार भी दोनों क्वालिफाई हुआ। ऐसा नहीं कि पिछली बार, एक गलत इंफॉर्मेशन आपको है कि पिछली बार ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और उसको अभी हम लोग कर दिए। दूसरी बात, आपका न्यूज 11 में जो सूचना चल रही है, समाचार जो चल रही है कि घोष एंड रॉय कंपनी एंड जाना को रातों रात टेंडर दे दिया गया, गलत इंफॉर्मेशन पब्लिश हो रहा है। दोनों अलग अलग कंपनी है। घोष एंड रॉय कंपनी अलग है, जाना इंटरप्राइजेज अलग है। ठीक है। अब कॉमन सेंस की बात है कि एक टेंडर में 2 एजेंसी को एक साथ ऑर्डर तो नहीं दिया जा सकता है। तो ये इंफॉर्मेशन थोड़ा सा आप लोग एक्यूरेट इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए और सही तरीके से प्रेजेंट कीजिए, अन्यथा लोग गुमराह हो जाते हैं। नहीं तो आप सही बता दीजिए ना सर, आप सही बता रहे हैं आपको, हम बता रहे हैं ना कि घोष एंड रॉय अलग कंपनी है जी, जाना इंटरप्राइजेज अलग कंपनी है। तो घोष एंड रॉय को कभी ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया? नहीं, बिल्कुल हमारी तरफ से कभी नहीं किया गया। डीके सिंह साहब ने इसे ब्लैकलिस्ट नहीं किया था? नहीं, हमारे यहाँ पिछली बार पार्टिसिपेंट थे, वो क्वालिफाई भी थे। इस बार भी क्वालिफाई हुए, पिछली बार भी क्वालिफाई थे, इस बार भी क्वालिफाई थे। प्राइस उनका कम, जो प्राइस बिड खोला गया तो जाना इंटरप्राइजेज का प्राइस कम पाया गया 129 रुपया और घोष एंड रॉय का पाया गया 132 रुपया 70 पैसा। क्योंकि हमारी जो जानकारी है वो जानकारी कह रही है कि घोष एंड रॉय के साथ में 2 और कंपनियां थी, ये तीनों एक ही शख्स की कंपनियां थी, कोई बेटे के नाम पे थी, कोई बहू के नाम पे थी, कोई खुद के नाम पे थी, और इन तीनों कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया था। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत इंफॉर्मेशन आपको है, सही इंफॉर्मेशन नहीं है जी। अगर ऐसी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो गलत इंफॉर्मेशन आप कैरी कर रहे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका कि आप हमारे साथ जुड़े और बहुत ही बेबाकी के साथ आपने तमाम सवालों के जवाब दिए। डॉक्टर संजय, बहुत शुक्रिया आपका। तो डॉक्टर संजय हमारे साथ जुड़े थे, तमाम सवालों को उन्होंने जवाब दिए, लेकिन अभी भी कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कि अधूरे रह गए, जिनके जवाब उन्होंने दिए तो जरूर हैं, लेकिन उन जवाबों के साथ वो सवाल जो है, कहते हैं कि जवाबों के साथ सवाल खत्म हो जाते हैं, लेकिन यहाँ उन जवाबों के साथ वो सवाल खत्म नहीं हुए, बल्कि वो सवाल अभी भी जिंदा रह जाते हैं। हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारे साथ सत्यव्रत जुड़े हैं, हमारे साथ डॉक्टर तनुज खत्री जुड़े हैं और हमारे साथ शासी परिषद के सदस्य और विधायक समरी लाल जुड़े हुए, उन सबसे इन सवालों को एक बार फिर से जहन में ताजा करें और उनके जवाब ढूंढने की कोशिश करें। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक के बाद हम जल्द हाजिर हो रहे हैं। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। और सीधी सी बात है कि देखिए, गड़बड़ी की बू आई है तो सवाल उठेंगे, सवाल उठाना हमारा काम है, सवाल हम उठा रहे हैं। डॉक्टर संजय के साथ हम जुड़े और डॉक्टर संजय को बहुत शुक्रिया भी है, उन्होंने बहुत बेबाकी के साथ हर पॉइंट रखा है। सत्यव्रत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, देखिए डॉक्टर संजय से बात हुई हमारी, डॉक्टर संजय ने बहुत बेबाकी के साथ कहा कि भाई ठीक है, बहुत पारदर्शी तरीके से ये हुआ, लेकिन वो खंडन कर रहे हैं कि घोष एंड रॉय कंपनी कभी ब्लैकलिस्ट नहीं हुई और ना ऐसी कोई ब्लैकलिस्ट पिछले साल में हुई है। हाँ, पिछले साल इन्होंने टेंडर में हिस्सा जरूर लिया था, लेकिन हमारे पास बहुत पुख्ता इंफॉर्मेशन है कि इस कंपनी के साथ 2 और कंपनियां ऐसी हैं जिनको कि बाकायदा ब्लैकलिस्ट किया गया था। तो सवाल तो उठेगा, हालांकि हो सकता है कि हम गलत हो, हम इसका दावा तो नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें अब तक जो जानकारी मिली है वो जानकारी यही है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि इस टेंडर में गड़बड़ी कैसे हुई ये भी हम बता देते हैं। 5 जुलाई को टेंडर जो है वो पब्लिश होता है कि भाई टेंडर ओपन है, और उससे पहले 2 जुलाई को टेंडर में कौन कौन क्वालिफाइड है वो पब्लिश हो जाता है। सवाल उठेंगे
जीईएम पोर्टल का जहां तक सवाल है, वो कहते हैं कि भाई जीईएम पोर्टल में बहुत सारी खामियां हैं, तो खामियां तो आपके ई टेंडर में भी है। अगर खामियां नहीं रहती तो हम यहां पर अभी बैठ करके बहस नहीं करते रहते। और सबसे बड़ी बात है, जो मेरा सबसे बड़ा सवाल है कि भाई एक कंपनी है जिसका जो टेंडर है वो 2017 से शुरू होकर के और 2019 तक, 6 जून 2019 तक खत्म हो जाता है, और आप अब जाकर के 2021 में फिर से उस कंपनी का टेंडर कर रहे हैं, मतलब फिर से टेंडर उसी जगह के लिए चालू कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तो आपके सिस्टम में लूप होल है सत्यव्रत। नहीं आ रहा है कि रिम्स के जो निदेशक है पद्मश्री कामेश्वर प्रसाद, उनका ध्यान टेंडर के ओर इतना ज्यादा आकृष्ट क्यों हो रहा है। मैं आपको बताता हूं अभी से कि रिम्स के कैंसर विभाग में रेडिएशन थेरेपी मशीन है, लियन एक्सीलेटर बोला जाता है, पिछले 1 साल से खराब पड़ा है। 18 करोड़ रुपए के लागत में उस मशीन को खरीदा गया था, और झारखंड राज्य के दूर दराज क्षेत्रों से जो कैंसर के पीड़ित मरीज रिम्स आ रहे हैं, उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है रेडिएशन थेरेपी के लिए, और 20,000 रुपए लिए जाते हैं। आप समझिए कि आर्थिक मरीजों पर कितना बोझ पड़ता है। सीटी स्कैन मशीन पिछले 1 साल से विवाद में है। हाल ही में रिम्स के शासी परिषद की बैठक हुई थी ऑनलाइन, और उसके बाद इस मशीन के खरीदारी का निर्णय ले लिया गया। लेकिन जल्द से जल्द सीटी स्कैन मशीन रिम्स को कैसे मुहैया कराई जाए, कैसे उस सीटी स्कैन मशीन से लोगों को सुविधा मिल सके। साथ ही देखिए, रिम्स के माइक्रोबायोलॉजी विभाग, हमने कुछ दिनों पहले यह खबर दिखाई थी कि कोरोना का तीसरा लहर आने को है, और वैसे में अब तक राज्य में वैसा कोई मशीन नहीं है जिससे कोरोना के जो नए वेरिएंट है, जो म्यूटेंट है, कोरोना की जो नई प्रजाति है, उसका पता लगाया जा सके। यानी कि रिम्स में जो है वो अब तक वैसे मशीन नहीं है। लेकिन सवाल यही है कि इन उपकरणों को पूर्ति करने के लिए रिम्स के पदाधिकारियों का ध्यान नहीं जाता है। रिम्स के टेंडर, यानी कि रिम्स में जो मरीजों को खाना मिल रहा है, हर दिन रिम्स में भर्ती 1500 से ज्यादा मरीजों को आउटसोर्सिंग एजेंसी जो वर्तमान में प्राइम नेट सर्विसेज है, उसके द्वारा भोजन दिया जाता है। अब तक रिम्स निदेशक ने अपने केली बंगले से बाहर निकलकर रिम्स के उस किचन में प्रवेश नहीं किया। अब तक यह जानने की कोशिश नहीं की गई कि रिम्स के जो मरीज हैं उन्हें क्या कुछ भोजन दिया जा रहा है, उन्हें संतुलित आहार, पौष्टिक आहार दिया जाता है या नहीं दिया जाता है। रिम्स में जो सफाई कर रही है वो एजेंसी अब तक जो है वो एक्सटेंशन पर चल रही है, अब तक उसका जो है वो टेंडर नहीं हुआ। आपको पता है रिम्स में जो सुरक्षा एजेंसी है, जो पिछले कई वर्षों से रिम्स में सुरक्षा का व्यवस्था संभाले रखी है, अब तक उसका कोई टेंडर नहीं हुआ। लेकिन रिम्स के किचन के टेंडर की ओर अचानक रिम्स प्रबंधन का ध्यान कैसे चला जाता है, कैसे रातों रात वैसा एजेंसी जो कि पहले ही ब्लैक लिस्टेड हुआ था। आपको पता है अभिषेक, जो वर्तमान में भी रियासी के डीसी है छवि रंजन, वो पहले रिम्स के अपर निदेशक थे, और उस दौरान उन्होंने उस एजेंसी घोष एंड रॉय को जो है वो ब्लैक लिस्टेड किया था, क्योंकि एक ही परिवार के सदस्यों ने मिलकर 3 एजेंसियों का जो है वो टेंडर भरा था रिम्स में। सोनार बांग्ला, फूड क्वालिटी नाम के 3-4 एजेंसियों के द्वारा भरा गया था। उसके बाद इस गड़बड़ी को पाया गया तो उस वक्त के जो वर्तमान निदेशक थे डीके सिंह, और जो छवि रंजन जो अभी रांची डीसी है, उस वक्त रिम्स के अपर निदेशक हुआ करते थे, उन्होंने ब्लैक लिस्टेड किया था। मामला कोर्ट में गया है, कई एजेंसियों ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बावजूद रिम्स के निदेशक को किचन से मरीजों के मिलने वाले भोजन से इतना प्यार क्यों है, क्यों अचानक टेंडर कर दिया जाता है, क्यों अचानक ई टेंडर के माध्यम से अब से थोड़ी देर बाद हो सकता है कि जिस एजेंसी का चयन किया गया है उसे वर्क ऑर्डर तक दे दिया जाएगा। अभिषेक, बिल्कुल सही बात है डॉक्टर साहब, सारी बातों को आपने सुन लिया। डॉक्टर संजय की भी बात हमने दर्शकों के सामने रख दी। अब हम समझना चाहते हैं कि इससे एक आम दर्शक, चूंकि देखिए आप जब स्टूडियो में आए थे तब आपको नहीं पता था कि भाई क्या चल रहा है, ठीक है, लेकिन सब कुछ अब आपके सामने है, प्रत्यक्ष है। अब आपकी प्रतिक्रिया बनती है डॉक्टर तनुज। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि कोई जानकारी मुझे नहीं थी। और सबसे पहले मैं ये अभिषेक जी, मैं ये कहना चाहूँगा कि देखिए जब कोरोना काल आया तो रिम्स ही एकमात्र ऐसा इंस्टीट्यूशन था जिसने राज्य की रक्षा की, यहाँ के झारखंडियों की रक्षा की, और हर उस वर्ग के व्यक्तियों की रक्षा की इस कोरोना काल से। जहाँ बड़े बड़े हॉस्पिटल्स जो है उन्होंने हाथ खड़ा कर दिया,
तब रिम्स ही एक जैसा संस्था था जिसने सभी को बचाने का काम किया और राज्य की छवि को भी उसने एक कीर्तिमान स्थापित किया आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में। और जब इस तरीके की कोई भी बात आती है तो आम जनता का जो माइंडसेट होता है वो बदलता है जी। कि एक ऐसी संस्था जो गरीब के लिए है, वंचितों के लिए है, जिसको कहीं इलाज नहीं मिलता है, उसका इलाज रिम्स में होता है, ये विश्वास बना हुआ है। लेकिन अगर इस तरीके की बातें आती है तो निश्चित तौर पर उस इंस्टीट्यूशन की जो छवि है वो खराब होती है। और जो भी बातें अभी आपके चैनल पर सामने आ रही थी, ये पूरी तौर से अभी कोई बातें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है, लेकिन जो लोग वहां पर मौजूद हैं, चाहे वो शासी परिषद के लोग हों या कोई जो भी रिम्स के निदेशक हो, अधिकारी हो, तमाम जो लोग हैं, क्योंकि एक ऑटोनोमस बॉडी भी है, ये भी ध्यान रखना होगा। और सरकार का काम है उसको नियंत्रित करना स्वास्थ्य के मामलों में, कि गरीब से गरीब का इलाज हो। पिछली सरकार की तरह नहीं कि उसको जमीन पे खाना परोसा जाए। ये सरकार ने दीदी किचन चलाने का काम किया, गरीब मजदूरों को आदरणीय हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में खाना मिला, घर घर जाकर के खाना पहुंचाने का काम किया। तो दूसरी तरफ अगर इस तरीके की बातें आएंगी तो इसको देखने की जरूरत है और गंभीरता से समझने की जरूरत होगी। डॉक्टर समरीलाल जी, एक फाइनल कमेंट आपकी तरफ से। देखिए साफ साफ रिम्स के डॉक्टर संजय हैं, वो कह रहे हैं कि भाई देखिए टेंडर बिल्कुल पारदर्शी है, तमाम टेंडर्स की बात वो कह रहे हैं कि रिम्स में सब कुछ पारदर्शी होता है। लेकिन मुखर होकर के आप भी इस आवाज को उठाते रहे कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनका पारदर्शी होने की जरूरत है, अभी भी जरूरत है। हम जिसकी बात कर रहे हैं उसमें जांच की जरूरत है। समरीलाल जी देखिए, अभी संजय जी का जो बोले थे पूरी आवाज नहीं आ पाई है जी, लेकिन हम भी कल या परसों में रिम्स के प्रशासन से जाके मिलेंगे जी, जानकारी लेंगे कि क्या इसमें क्या बात है। और जानकारी लेने के बाद निश्चित तौर पर हम इस पर कोई और भी ठोस कुछ बात करेंगे इस पर, क्योंकि अभी आपका चैनल से हमको सारी जानकारी आपने दिया जी। दूसरी ओर अभी आज हमको लगता है कि दिन भर में आज पहली बार डॉक्टर संजय सिंह ने अपनी बात को रखा है। तो हम रिम्स प्रशासन से मिलकर देखेंगे कि उसमें कितना पारदर्शिता है, किसमें क्या बात हुई है, तो उसके बाद हम निश्चित तौर पर इस बात को और भी आपके सामने रखेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया समरी जी आपका, बहुत शुक्रिया सत्यव्रत आपका, और बहुत शुक्रिया डॉक्टर तनुज आपका भी इस तमाम चीजों के साथ में। देखिए रिम्स की एक गड़बड़ी हमने सामने रख दी है, रिम्स की एक गड़बड़ी हमने सामने रखी। अब डंके की चोट पर हम एक और गड़बड़ी आपको दिखाने वाले हैं, और वो गड़बड़ी भी हम डंके की चोट पर दिखाएंगे। हम दिखाएंगे आपको कि भ्रष्टाचार का बोलबाला किस कदर है। समरी जी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने हमें समय दिया, डॉक्टर तनुज का भी बहुत शुक्रिया, सत्यव्रत किरण का भी बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर आप लोगों के पास वक्त हो तो हम चाहेंगे कि आप लोग इस गड़बड़ी को भी देखें कि भ्रष्टाचार किस कदर हमारे सिस्टम में बिल्कुल अंदर तक घुसा हुआ है। ये देखना बहुत जरूरी है।